अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज वापस आ गए। मंडे यानी कि हफ्ते का पहला दिन होता है, वीक का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में वो कहते हैं कि पहला गियर अगर अच्छा लगा दिया जाए और एक्सीलेटर आहिस्ता आहिस्ता देकर क्लच पे से पैर हटाया जाए तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। वरना अक्सर और बेशतर क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं ना, जो सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पहला गियर लगा देते हैं उसके बाद रेस देते हैं जोर से और क्लच पे से पैर अचानक से हटाते हैं तो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाती है। तो अगर गाड़ी स्मूथ चलाना है तो स्लो सारी चीजों को करें। लेकिन ये जो लर्नर स्टेज है ना, मुझे लगता है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी तक ये उसी स्टेज पर है, आगे नहीं बढ़ सकी। क्या अंदर से निकली आपके? हाँ, ये बात जो है ना, अभी हम आगे चल के खेलों की खबर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छी बातों से आगाज करने के बजाय जो दिल जले होते हैं ना, गंदी बातों से बातें वो दिल नहीं मैं नहीं करने दूंगा अफशीन को कोई गंदी बात, बस वो क्रिकेट मैच की वजह से डिस्कशन करेंगे पाकिस्तानी टीम का। यार। बट जो अच्छी बात होती है वो होती है और इस वक्त हम मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और अब हम जाएंगे खुशगवार बातों की तरफ, लाइफ स्टाइल की तरफ, सेहत के बारे में कुछ बताएंगे क्योंकि HPV वैक्सीन के बारे में जो आपको पिछले हफ्ते बताया था, मुस्तफा कमाल साहब ने अपनी बेटी को वैक्सीन लगाई। क्या मामला था उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ये तमाम चीजें। लेकिन आपको पता है कि मंडे है और सुबह सुबह जब मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन में बैठते हैं सबसे पहले जो झंडा लहराया जाता है वो होता है अच्छी बात का। और वो झंडा कौन लहराता है? अफशीन। अच्छा, तो आज की अच्छी बात जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो आजकल का दौर है ना बिलाल, इसमें कोई शख्स भी अगर कोई छोटी मोटी गलती कर बैठे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत बड़ी गलती जिसको जो काबिल माफ़ी ना हो, ऐसी छोटी मोटी गलती जैसे आपका माउस नहीं चला तो वो फिर मुझसे भी मिस्टेक हो गई, मतलब इस तरह की मामूली गलतियाँ। तो सबसे पहले आप अगर ऐसे गलती करने वालों को अगर आप माफ़ नहीं करते और आके कंप्लेन कर देते हैं या फिर उनका साथ छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ जो है ना, ये रवैया हमारी सोसाइटी में बहुत आम हो चुका है कि छोटी सी गलती करने पर ना आप लोगों को छोड़ देते हैं ना। तो फिर जो है ना, जो उसके ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अगर कोई ऐसा शख्स ज़िंदगी में आपकी ऐसी ज़िंदगी में आपका ऐसा कोई शख्स है कि आपकी गलती पर आपको छोड़ने के बजाय समझाए, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि वो आपको गिरा कर नहीं बल्कि संभाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की जो मौजूदगी ना, वो किसी नेमत से कम नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको किसी ने इस तरह से बातों बातों में छोड़ दिया और आपसे दोस्ती खत्म कर ली, वो अबैंडनमेंट इश्यूज उस बंदे में क्रिएट हो जाते हैं और वो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करने लगता है, एक बर्डन आ जाता है और उसमें वो गिल्ट। वैसे एक बात बताएं, सुबह सुबह आपने 2 दिन सोच कर ये बात आज बता रही हैं, आज पहला दिन है वीक का, किसको कह रही थी? नहीं, देखिए बिलाल, ऐसी चीजें ना लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं, हमारे साथ भी होता है और हम भी किसी के साथ कर जाते हैं। तो ये हम लोगों का बताने का मकसद यही होता है कि ना आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ पहुंचे, ना आप किसी को तकलीफ पहुंचाने का बायस बने। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ, ऐसे लोगों की मौजूदगी जो है ना, वो किसी भी नेमत से कम नहीं होती है। वाकई जो लोग मुश्किल वक्त में समझाते हैं ना, मतलब रहनुमाई करते हैं, वो वाकई एक बड़े कीमती तरीन जो है वो शख्स होते हैं। वो खुद भी बड़े प्यारे होते हैं, वो अंदर से भी प्यारे होते हैं, वो ज़ाहिरी भी प्यारे हैं, वो बातनी भी प्यारे हैं। लिहाजा अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, पहले तो मैं बता दूं मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर से स्टार्ट करें, बाहर जाएं, गली मोहल्ले में जाएं, दोस्त अहबाब में जाएं, उस्ताद हमारे बहुत सारे हैं, चैनल के अंदर अगर बात कर लें, दूसरे ऑफिस में बात कर लें, आई डू हैव लॉट्स ऑफ पीपल जो जिनकी कदर मैं करता हूँ, जिनको मैं आज दिल से अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अगर साथ ना होते तो शायद आपका ये होस्ट, आपका भाई यहाँ नहीं बैठा होता। इसीलिए उन लोगों की कदर कीजिए क्योंकि ये लोग जो है ना। बिलाल, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर आपको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इसमें आपका भी इनपुट साथ में शामिल होता है। आपने अगर उस चीज को एक्नॉलेज किया है ना, तभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, बल्कि जैसे अगर किसी ने आपके साथ एफर्ट किया तो आपने भी फौरन उसको एक्नॉलेज किया, रिगार्ड रखा है कि एटलीस्ट दिल में उसकी कदर की। ये इसी तरह दोनों हाथ से ताली बजती है। और पता है ऐसे लोग क्या होते हैं, ये आपके लिए एक रोशन चिराग की तरह होते हैं जो सही रास्ता भी दिखाते हैं। और यकीन माने, जब आपके साथ ब्लंडर्स हो रहे होते हैं, मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स हो रही होती हैं, आप डिप्रेस्ड होते हैं, आप बिल्कुल साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में होते हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, यही पर्सनालिटी होती है, यही काबिलियत होती है, यही शक्ल सूरत का कार्ड होता है, लेकिन आप चल नहीं पा रहे होते ट्रैक पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई मफाद नहीं होता, जिनसे आपकी कोई जो है वो कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो एक छोटी सी नेकी ये करते हैं कि आपकी उंगली पकड़ के उस ट्रैक तक आपको पहुंचा देते हैं, फिर आप चलते खुद हैं। तो उनको कभी ना भूलें आप। आज याद करें, जरा रिकॉल करें, जितने जेंजीज हमें सुन रहे हैं, जितनी माएँ बहनें बेटियां देख रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं, जरा रिकॉल करें कि आपकी जिंदगी में अगर ऐसे लोग हैं तो अभी फोन कॉल उठाएं, फोन कॉल करें
और उनको अप्रिशिएट करें, थैंक यू सो मच कह दें, या जैसे भी आप उनका रिश्ता है जरूर अप्रिशिएट करें, अभी करना है आपने ये काम। बिल्कुल। और ऐसे लोग जो आपकी छोटी छोटी ये गलतियां नजरअंदाज करते हैं ना, इनको भी आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, yes. और इनको इनकी कदर करनी है। यह आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। यकीन माने अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहे ना, और तनकीद और नुक्ताचीनी करने वाले लोग ही भरे रहें, तो आपको फिर एहसास होता है उनकी कमी का। तो चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की जानिब। और रात भर से जो खबरें थी वो पक्के लावा बन चुकी हैं, और अब जो हम आपसे खबर शेयर करने वाले हैं वो पाकिस्तान की नाक़िस कप्तानी और फील्डिंग के हवाले से आपको बताएंगे कि एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर 6 विकेटों से शिकस्त। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मंजर आम पर आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिस्कशन का हिस्सा बनती हैं, ज़ेरे बहस। 3-4 चीज़ें थी। सबसे पहले तो थर्ड अंपायर, उसके बाद जो हारिस रऊफ हैं, हाँ, एक गलत नॉट आउट भी और जो भारतीय कप्तान है वो, और फिर इरफान पठान जो कि साबिक क्रिकेटर हैं वो भी, ये तमाम लोग ज़ेरे बहस आए। और फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, वो हमेशा लाइमलाइट में होते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे भारत को थोड़ी सी मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी सी, आप ये यकीन करिए मैच में मैं तो लफ्जों को जरा काबू रख के बैठा हूं, वरना तो बहुत कुछ है। एक ऐसी भी चीज हुई कि जिसकी वजह से जो मतलब जाहिर है जो तनकीद कर रहे होते हैं शायरीन, वो एक्शन जो था, वो जो जेस्चर था ना, बस उसने पूरे Who was that player? हारिस रऊफ ना, ना जो साहबजादा फरहान थे, और फरहान ने जो काम किया अभी ये जो है ना, अभी आपको हम फुटेज में भी दिखा रहे हैं कि वो किस तरह से उनका ये जेस्चर था, साहिबजादा फरहान, जब जो पीछे ऑडियंस तनकीद का निशाना बना रही होती है ना, उन पर नारेबाजी और ये सब कर रहे थे, तो उस टाइम उसने एक ऐसा इशारा किया। नहीं, वो हारिस रऊफ थे, वो हारिस रऊफ थे। मैं बताता हूँ, मिक्स कर रहे हैं हम लोग इस चीज को। 2-3 जेस्चर हुए, पहले जरा हम आपको खबर बता देते हैं, खुलासा करते हैं, फिर उस पर जरा तबसरा करेंगे कि ये सिर्फ मैच नहीं था, मैच से बढ़कर बहुत कुछ था। जो T20 सुपर 4 मरहले के अंदर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। भारत ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा किया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की इनिंग खेली है, और वो भी जारहाना इनिंग्स खेली, जबकि शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए, जबकि सूर्य कुमार यादव ने, संजू ने 13 जो है वो रन बनाए हैं। पाकिस्तान की जानिब अगर आ जाते हैं तो हारिस रऊफ थे सिर्फ 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 171 रन बनाए थे। अब पाकिस्तान की जानिब से दैट वाज अ पर्सन और ही मैन साहबजादा फरहान, जिन्होंने 45 गेंदों पर 58 रन बनाए। साइम अयूब 21, फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हो गए। हुसैन तलब की बात करें तो 11 गेंदों पर सिर्फ 10 रन। मोहम्मद नवाज 21 रन बनाकर आउट हो गए। सलमान अली आगा, नाम तो आपने बड़ा सुना है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब थी, 13 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। रन रेट तो इसका अच्छा है कि 13 गेंदों पर 17 रन है, लेकिन दैट वाज नॉट, वो टाइम नहीं था जिसके ऊपर चाहिए था। अब फहीम अशरफ ने क्या बनाया पता है? फहीम अशरफ जो है ना 8 गेंदों पर 20 रन की जारहाना इनिंग खेलकर, और शिवम डुबे हैं उन्होंने 2 और कुलदीप यादव और पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल की। तो मुझे तो ये लग रहा है, बार बार जब मैं देख रही हूँ पाकिस्तान को सिर्फ इंडिया से ही खुसूसन तो हारते हुए, तो मुझे लग रहा है कि जंग में तो इंडिया नहीं जीत सका, तो उसने कहा कि किसी तरह पाकिस्तान को ज़ेर तो करना है, कभी आबी जारियत के जरिए, कभी खेल के मैदान में, तो बस वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह उनको ना वो लेट डाउन करना है। और पाकिस्तानी टीम मेरे ख्याल में इस चीज़ के लिए तैयार थी। या फिर क्या होता है ये कि भाई पाकिस्तान टीम ने अपनी इज्जत ही नहीं रखनी, ना अपनी कौम की इज्जत रखी, ना फौज की इज्जत रखी। पहले तो राइट ऑफ द लाइव मैच आप देखते थे कि जब हाईलाइट्स आ रही होती थी, उससे ही पहले जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं वो बॉम्बार्डिंग शुरू कर देते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस थी, ये था मामला, इस तरह रहा। अब कुछ सिनेरियो चेंज हो चुका पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है। तो अब वो जो चीज़ें थी वो मैं डिस्कस कर लूँ। अब सलमान अली आगा हैं पाकिस्तानी टीम के कप्तान, उन्होंने तो कह दिया कि टीम परफेक्ट नहीं थी, अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन थर्ड अंपायर का भी जो मामला था, तो वो जो आउट दे दिया था, कैच, और वो कैच नहीं था, वो बताया ही गया, थर्ड अंपायर का भी वो स्क्रीन से देखा गया, वो पहले ज़मीन पे फिर वो ग्लव पर आया, सो दैट वाज नॉट अ परफेक्ट आउट, और उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है जो कि पाकिस्तानी कप्तान ने भी कहा। उनके अपने लोग भी फिर दूसरी चीज़ हारिस रऊफ बाउंड्री पर खड़े हुए थे, तो बाउंड्री के ऊपर शोर होता है, नारेबाजी होती है, जो सपोर्टर्स होते हैं मुखालिफ टीम के ना, तो फिर हारिस रऊफ ने 2-3 इशारे किए, एक तो ये इशारा किया और दूसरा 0 किया, तो 6-0। साहबजादा फरहान, मैं जरा कंफर्म कर लें, ठीक है, आप साहबजादा फरहान थे जिन्होंने ये इशारा किया, और 0-6 का इशारा था वो। ओके। और
उनकी ये हम बात करने जा रहे हैं। तो बहरहाल जिस तरह से ये पाकिस्तानी जरा देखें, टीम स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ मुस्तकिल है। पहला भी मैच हारा, फिर दूसरा मैच हारा, तो मेरे ख्याल में ये टीम में पहले ही चेंजेस कर देते जब ये टीम से खेला नहीं जा रहा है पाकिस्तानी टीम से, तो पहले ही ये अच्छा, चेंजेस कर एशिया कप देते। सुपर 4 मरहले के अंदर जो भारत के से शिकस्त हुई है उसके बाद पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि टीम परफेक्ट गेम नहीं खेल सकी है। भारतीय बैटर्स ने जो पावर प्ले था उसके अंदर शानदार बैटिंग की है और मैच हमसे छीन लिया। उनका ये भी कहना था कि बॉलिंग जो है वो तवक्को के मुताबिक नहीं थी। इनिंग्स में 10-15 रन कम जो है वो हुए हैं, जबकि हमारा स्कोर 180 रन से ज़ायद होना चाहिए था। सलमान ने यह भी कहा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच के अंदर खामियों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। एक्सक्यूज या इस तरह से आप ना इस चीज़ को कंपनसेट नहीं कर सकते कि हम श्रीलंका से अच्छा खेलने जो है ना इस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। ये इट्स सच अ लेम एक्सक्यूज। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब जरा वो फुटेज चला दें जो बाउंड्री के ऊपर हारिस रऊफ खड़े हैं और जरा अफशीन इस खबर का खुलासा करें कि हुआ क्या था। अभी तक के नहीं हो गया कंफर्म, जरा इस खबर पर आ जाएं, नाज़रीन को बताते हैं हुआ क्या था। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच के अंदर भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 6-0 का निशान दिखाकर बॉल के हक में पाक फजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करा दिया। भारत के बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, जबकि मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस रऊफ ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का जो है वो इशारा कर दिया। जबकि हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया है और भारतीय सार्फिन आग बगोला हो गए। हाँ, तो ये जो है ना, मैं पीसीआर को भी बताना चाहूंगी, हमें साहिबजादा फरहान बताया जा रहा था लेकिन ये हारिस रऊफ ही हैं जो मैंने पहले कहा था। तो हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और भारतीय सार्फिन आग बगोला हो गए। जाहिर है फिर ये वही बात है ना कि जब आप खेल के मैदान में नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपने वो लेकिन इस पर जो है ना उन्होंने भी कमेंट किया है, ख्वाजा आसिफ ने, उन्होंने अपना ट्वीट किया और उस पर उन्होंने पंजाबी एक्सेंट में कुछ बोला है। तो एक तरह से उन्होंने यही कहा कि हम जंग के मैदान में तो जीत गए ना, तो असल जीत तो यही होती है। खैर, अच्छा एक चीज़ और हुई है, थर्ड अंपायर को भी बता दिया, हारिस रऊफ को भी बता दिया। अब साहबजादा फरहान की जब 50 कंप्लीट हुई तो 50 आवर्स वो सिक्सर से था और उसके बाद ये जो है वो स्टिल फोटो है, आप ये देखें, ये इन्होंने बिल्कुल SMG की तरह बल्ले को पकड़ा हुआ है और एक फायर भी किया और बड़ा अच्छा सा एक क्यूट सा इनका जो है वो एक जेस्चर था। कोई वो नहीं था ये किसी को डराना धमकाना, लेकिन इट वाज अ नाइस जेस्चर। लेकिन इसके बाद जो फिर भारतीय साबिक क्रिकेटर हैं इरफान पठान, उन्होंने कहा ये कैसा जेस्चर है, ICC को तो बैन कर देना चाहिए इनको। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, MS धोनी साहब जब कप्तान थे, और बल्कि कप्तानी से भी पहले की बात है, लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, उन्होंने भी जब सेंचुरी बनाई थी तो वो भी यही स्टाइल था और फायर करने वाला। तो आप ज़रा सोशल मीडिया पे जाएं, आप सर्च करें, आपको MS धोनी भी मिल जाएंगे। इरफान पठान साहब को मैं ये बात कह रहा हूँ, पठान साहब थोड़ा सा खोपड़ी के अंदर जोर लगाएं और याद करें कि MS धोनी ने भी वही काम किया था, तब शायद वो हलाल था। अब आपको बुरा लग रहा है। हाँ, और वैसे भी मुझे इतनी हैरत होती है, आप देखें कि कुछ नहीं बोला लेकिन सिर्फ एक जेस्चर से आपने सारी बात बोल भी दी है। कितनी बड़ी बात होती है कि आप राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे आपको राइट चीज क्लिक हो जाए और आप उसी तरह से ये तो मुझे कहना पड़ेगा, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इज्जत जो बचाई है ना, वो पाक फौज ने बचाई है। सलाम है आप लोगों को। वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बस अब ना, मैंने कहा था ना आपको कि इंडिया से मैच नहीं खेलना चाहिए। ये जो है ना हमारे पूरे कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने के बजाय बेहतर है आप ना खेलें। मैंने आपको कहा था कि इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं कि टीम की परफॉर्मेंस पीछे चली गई है। परफॉर्मेंस पे अगर बात करें तो परफॉर्मेंस वाज नॉट सेटिस्फाइड, और उसमें एक मसला ये था कि आपकी जो एक कोऑर्डिनेशन होती है ना टीम की, वो कोऑर्डिनेशन नहीं थी। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई मतलब बॉलर बैटिंग कर रहा है, मतलब बैट्समैन बॉलिंग कर रहा है। आपने चैलेंज ही नहीं उनको दिया कि आप उनका रन रेट मीट कर पाए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, छोड़ें इस खबर को, मैच अक़वाम मुत्तहिदा चलता है, दिल खराब कर दिया है। लेट्स गो टू UN और बात करते हैं अब अक़वाम मुत्तहिदा की, जहां सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस को। ये भी एक ऐसी खबर है बिलाल कि इसको भी हम पढ़ के जो है ना ऑलरेडी हमें पता है कि बस ये जो इजलास हो रहे हैं, करारदादें पेश की जा रही हैं, मतलब ये मसले का हल कुछ नहीं निकलना। इसराइल ने फ़लस्तीन को एज, लेकिन मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है
मैं यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है, पूरी दुनिया की इस वक्त जो है ना नज़र इस मुआहिदे पर है। हाँ। और आपको इसी मॉर्निंग स्पॉट से ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, चीखें भी निकल गई कि वो तो निकलेगी, इंडिया की मोदी की तो चीखें निकली हैं। हाँ। एक और आपको पिछले हफ्ते ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि ऐसा ही एक मुआहिदा बहुत जल्द कतर के साथ भी सामने आएगा। यू विल सी, यू विल बी विटनेस्ड कि ये खबर पहले ही दे दी। ईरान ने तो ये भी कहा है कि आप अब कंसिडर करना चाहिए कि तमाम मुस्लिम ममालिक को एक ब्लॉक बना लेना चाहिए। और ये चीज़ बहुत पहले जो कि सिर्फ बातों की हद तक की थी, लेकिन अब जब एक एक करके तमाम मुस्लिम ममालिक पर अटैक होने जा रहा है तो अब सबको सोचना पड़ रहा है और एक एक करके मुल्क ये जो है ना मुस्लिम ममालिक को मिलते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ब्लॉक जब बन जाएगा तो फिर शायद किसी की हिम्मत ना हो हमला करने की, लेकिन आगे ये देखना होगा थिंग्स विल बी अनफोल्ड के किस तरह से ये आलमी मसला। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी बयान जारी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से लेकर 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर भी जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गज़ा के जो है वो बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर भी करेंगे। जबकि स्पोक पर्सन ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सब कोर इशूज़ हैं जो कि वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतह की तक़रीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होकर डिस्कस करेंगे और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। और जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं उनके मुताबिक शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमा और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से ये दो तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी जो कि एक उनका मौक़िफ़ भी पेश करेंगे और ये मिल बैठ कर ज़ाहिर है आप अपने बायलैटरल टर्म्स भी और अपने बहुत सारे मुआहिदे भी इसमें साथ में रख देते हैं। चलिए जी, कुछ आपको मॉर्निंग स्पॉट में ट्रेन में लेकर जाते हैं, दरियाए सिंध की सैर कराते हैं और दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मज़ीद इजाफा हो चुका है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसेक हो चुका है। अच्छा, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर जो है उसके मुताबिक गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। ज़ाहिर है जब वो सारा जोर सिंध की तरफ आ गया तो पंजाब से कम होता जा रहा है। निचले दर्जे का सैलाब है गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सक्कर बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में जो नशर फिरोज है उसके मकाम पर एक बड़ा रेला गुजरा जिसके बाइस कंजारों के करीब जो है वो सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया और सैलाबी रेले के नतीजे में मुतादिद घर और दुकानें ज़ेरे आप आ गई। वहाँ पर जो गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स है ना वहाँ पर भी पानी जमा हो गया। तो मुझे नहीं समझ आता वहाँ पर किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही होगी जब पानी जो है वो स्कूलों घरों में दाखिल हो रहा है। तो जो सैलाबी रोला है उससे जो ज़िले के 16 यूसीज़ के 445 देहात जो हैं बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है और 15,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल तो किया जा चुका है। इधर दरियाए सतलज की अगर बात करें तो गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और जबकि जो हेड इस्लाम और हेड स्लिमांकी है उस पर निचले दर्जे के सैलाब भी बरकरार हैं। अब ज़रा सा बात करते हैं कराची की, शहर कायद की। कल एक ऐसा वाक़या हुआ और अफसोसनाक खबर और सुनी मैंने। हुआ ऐसा कुछ कि 15 मिनट पहले ही मैं उस जगह से गुजरा क्योंकि मेरी जो रिहाइश है वो वहाँ से करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो 15 मिनट पहले जब वहाँ से गुजर हुआ तो सब कुछ इट वाज जस्ट नॉर्मल डे। उसके बाद जैसे ही घर पहुँचता हूँ तो कॉल आ जाती है कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया। हुआ क्या वो आपको बता देते हैं। कराची के अंदर डिस्ट्रिक्ट मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से निजी टीवी का सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर साहब ज़ख्मी हुए हैं, अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल पर सवार खातून और मर्द ने की है और फरार हो चुके हैं। पुलिस का ये भी कहना था कि इम्तियाज़ मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी है। वाक़े की जगह से गोलियों के 2 खौल मिले हैं। पुलिस ने मजीद ये भी कहा कि इब्तिदाई तौर पर वाक़या टारगेटेड हमला लगता है और ये जो हतमी मालूमात हैं वो ज़ख्मी एंकर का बयान लेने के बाद ही सामने आएंगी कि ये आखिर ये जो लड़का और लड़की अगर बाइक पे बैठे हैं तो वो कौन थे, उनसे क्या चाहते हैं, किस वजह से उनसे दुश्मनी की उन्होंने। और SSP जो कोरंगी तारिक नवाज़ हैं वो जाए वक़ूअ का उन्होंने दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है और जाए वक़ूअ के तरफ से CCTV फुटेज भी हासिल की जा रही है। तो असल तो जो एंकर बयान देगा बिलाल उसी से पता चलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि वो स्ट्रे बुलेट थी ना, जो छरों वाली जो बुलेट होती है वो स्ट्रे बुलेट थी। मेरे ख्याल में अगर किसी की जान को खतरा है ना तो उसको चाहिए वो पहली से सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वगैरह से अपनी सिक्योरिटी। देखिए हम सहाफ़ी ऐसे काम करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं थ्रेट आते हैं, तो कुछ लोगों को नागवार गुजरती हैं वो चीज़ें,
तो वो उनको जो है वो एक सपोर्ट होना चाहिए यूनिफॉर्म्स की तरफ से, और ये सारी चीज़ें जो है वो जो मालूम हो रही हैं, ज़राए बहुत कुछ और भी चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं एक ज़बरदस्त स्कीम के हवाले से जो कि प्रोजेक्ट है। आपने बोला स्कीम तो मुझे ऐसा लगा कि 4 दिन में पैसा डबल, अरे वो वाली स्कीम। लेकिन आप ये देखें, अगर फ्री कोई चीज़ आपको मिलने लग जाए हुकूमत की तरफ से, तो ये भी तो इससे बड़ी और क्या स्कीम हो सकती है। ये स्कीम हम बात करें ई टैक्सी के हवाले से, जो कि बाकायदा एक पायलट प्रोजेक्ट इसका शुरू कर दिया गया है, और प्रोजेक्ट के तहत 1100 ई टैक्सी गाड़ियाँ 5 साल की इक़्सात पर जो बेरोजगार नौजवान लड़कियां हैं खासतौर से, और उन अफराद को दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये एहसन इक़दाम सामने आया है कि उन्होंने अपने तौर पर मजमूई 3.5 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। ये गाड़ियाँ इनफरादी तौर पर या कोई भी निजी कंपनी ज़्यादा तादाद में भी हासिल कर सकती है। मतलब अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकती हैं टैक्सी। और जो ये स्कीम है वो 5 अक्टूबर 2025 तक जो है ना, लड़कियां या नौजवान ख़वातीन, मर्दों और ख्वाहिशमंद जो कंपनीज़ हैं उनसे दरख्वास्तें मांग लेंगी, और जब दरख्वास्तों का ये सिलसिला हो जाएगा तो ये गाड़ियाँ शफाफ कुरानंदाजी के तहत दी जाएंगी। और वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने बताया कि ये ई टैक्सी स्कीम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे पंजाब भर में बेरोजगारी खत्म होगी। तो ये इससे पहले भी आपने देखा होगा, नवाज शरीफ ने पहले येलो कैब्स शुरू की थी, तो कितना ज़्यादा उससे किस हद तक के बेरोजगारी में कमी हुई थी। और अब जबकि ये उबर और इसी तरह से आपने देखा ई टैक्सीज़ का दौर है, तो ऐसे दौर में दोबारा से ये स्कीम वापस लाना ये बहुत खुश आइंदा अमल है। ठीक है, अच्छी चीज़ है। अच्छा, सिमिलर चीज़ें हो रही हैं सिंध के अंदर भी। अगर हम बात करें शर्जील मेमन की, तो वहाँ पर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आए, वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। अच्छा, अजाइब घर के बारे में तो आप जानती ही होंगी। म्यूज़ियम्स की अगर बात करें तो म्यूज़ियम से हम देखते हैं हमारी तवारीख़, हमारी हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स हुए होते हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं और महफूज करते हैं, विजुअली महफूज करते हैं, साइकोलॉजिकली महफूज करते हैं। अब लाहौर के अंदर अजाइब घर की अपग्रेडेशन का मंसूबा है, सयाहों के लिए बंद किए जाने का इम्कान भी है, और ये भी बताया जा रहा है कि अजाइब घर को मुतवक्का तौर पर दिसंबर के आखिर या जनवरी के आगाज़ पर बंद कर दिया जाएगा, जबकि अजाइब घर 2 साल के लिए सयाहों और मौक़िक़ीन के लिए बंद होने जा रहा है, ताकि उसे जदीद सहूलियात के साथ न सिर्फ अपग्रेड किया जा सके, बल्कि यूनेस्को के मास्टर प्लान के तहत 1929 की असल शक्ल में भी बहाल किया जा सके। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इसको 1929 की शक्ल में बहाल कर दिया जाएगा, तो जो भी इसमें अपग्रेड, मतलब इस दौरान में अब तक के जितनी भी नई चीज़ें लाके रखी गई, सब कुछ बनाया गया, तो वो वापस से उसको ख़त्म कर देंगे, तो ये अपग्रेड होगा या फिर दोबारा पुरानी शक्ल में? पुरानी जो आसार कदीमा होते हैं उसको प्रिजर्व किया जाता है, उन बिल्डिंग्स को, उन ईंटों को, उस स्ट्रक्चर को, उस चीज़ को, वो एक फील आती है, एक वाइब आती है उसकी। तो 1929 के अंदर जो म्यूज़ियम जिस तरह से बनाया गया था, जिस तरह से वो म्यूज़ियम अजाइब घर था, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए जो है वो ये काम हो रहा है। और नई बिल्डिंग्स तो आप बेतहाशा बना सकते हैं, लेकिन फ़ख्र और बड़े मान की बात यह है कि आसार कदीमा जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रखें ना। तो इसलिए माजी के अंदर जो म्यूज़ियम के अंदर बाज़ जुज़वी तब्दीलियाँ की जाती रही हैं, ताहम अब जो मंसूबा शुरू हो रहा है ना, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ित्ते के म्यूज़ियम कल्चर के लिए संगे मील की हैसियत रखेगा। ज़बरदस्त। और लाहौर का ये अजाइब घर, जिसमें 1929 के बाद की जाने वाली तमाम तामीरात और तब्दीलियाँ हैं, उनको ख़त्म करके उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाएगा, और ये मंसूबे पर $8 मिलियन लागत आएगी। कुछ लोगों को भी उस अजाइब घर में रख दें, यकीन करें बड़ा फ़ायदा होगा आपको। बहरहाल चलिए ठीक है, अजाइब घर पे इतना इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो यकीनन इससे समझ नहीं आता कौम को इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन ये कि प्रिजर्व करने के लिए अच्छी चीज़ है कि आप अपनी पुरानी चीज़ें। हम आपको दोबारा एक बार फिर लेकर जा रहे हैं इसराइल की तरफ, और वैसे आप क्या समझते हैं, कराची में भी कुछ सड़कें अजाइब घर का नमूना नहीं दे रहे? पूरा कराची उठा के आप अजाइब घर में रख दें, जिस तरह से बैड गवर्नेंस हो रही है बजाय इसके कि आप, खैर ये तो लाहौर पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन कराची में इस तरह से कुछ इक़दाम। अच्छा, कराची में बैड गवर्नेंस नहीं है, सॉरी, गवर्नेंस है ही नहीं, गवर्नेंस ही नहीं है, इसलिए बैड और गुड का मामला ही नहीं है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, मेरे ख्याल में इस पे फौरी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। सड़क के बड़े बड़े शाहराह गड्ढा हैं, और उसके बीच में छोटी सी सड़क है। बहरहाल लेट्स गो टू इसराइली फौज, और वहाँ पर ज़रा वहाँ पर ट्रेन को लेकर जाते हैं और अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि इसराइली फौज ने गजा शहर में मजीद फौजी दस्ते दाखिल करते हुए रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि इसराइली फौज ने यह कहा है कि 3 मुख्तलिफ डिवीजन गजा सिटी में पेश कदमी कर चुके हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमले भी जारी हैं। मतलब
ये जुल्म की इंतहा है कि खुद से ये बात कह रहे हैं अपने मुंह से कि हमने ये काम शुरू कर दिया है। भाई क्या कह सकते हैं, अरब मीडिया ने बताया है कि सहूनी फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पना गुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। तो यहाँ पर तो ये इनकी बर्बरीत का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर हम लबनान की बात करें तो लबनान में भी इसराइली फ़ौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना इसराइल किस तरह से अपने पंजे गाड़ा है और ख़ित्ते में फैलने के लिए कभी गज़ा कभी लबनान। यहाँ पर भी हमने देखा है कि इसराइली ड्रोन में एक गाड़ी को इन्होंने निशाना बनाया और इसकी वजह से शहरी आबादी भी मुतासर हुई है। तो बात सिर्फ ये यहीं पर नहीं रुक जाती कि आपने किसी को टारगेट किया है। आप जब आप टारगेट करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें शहरी आबादी में करेंगे तो आम शहरी ही इसमें उसका नुकसान होगा। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है कि इस कार्रवाई में शहरी अफराद भी जान की बाजी हार गए और वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और लबनान के सदर जोसेफ ऑन और स्पीकर पार्लियामेंट नबी बरी ने वाक़े की शदीद मजम्मत की और इसराइली हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। ठीक है जी, ज़रा फ़िलिपाइन का भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। फ़िलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में 50,000 से ज़ायद अफराद का हुकूमती मनसूबों में मुबैना करप्शन पर शदीद एहतजाज। 72 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए, 39 पुलिस एहलकार और कई शहरी भी जख्मी हो गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मनीला और इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मनीला में जो इमलाक थी और मेट्रो स्टेशन पर तोड़ फोड़ भी की है। हुकूमत के खिलाफ फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स में बद इंतजामी पर एहतजाज किया था। देखिए बिलाल, आपने देखा यहाँ की आवाम कितनी ज़्यादा एक्टिव है और चेक एंड बैलेंस रखती है कि इनके जो हुकूमत है अगर उन्होंने फ्लड कंट्रोल में जो बदउनवानी हुई है उसमें अगर कुछ एहतजाज, मतलब ये देखिए एहतजाज कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे ये कि मतलब अगर कोई करप्शन हो रही है तो उसको जाने दे। जो फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स था उसमें 9 अरब 54 करोड़ जो डॉलर लगे हैं। अच्छा। और फिर भी बारिशों में कई शहर डूब गए थे। तो इन्होंने, अब देखें यहाँ पर कितना कॉमन है और लोग खामोश हैं, लेकिन वहाँ पर लोग उठ खड़े हुए अपनी हुकूमत के खिलाफ और उन्होंने हिसाब मांगा बाकायदा कि कहाँ गए वो पैसे, जबकि इतने शहर डूब गए। के टैक्स से ये पैसा आता है ना। बिल्कुल, ये मतलब आवाम को देखें कि कितनी इसी तरह से हुकूमत भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, और करप्शन फिर जरा से भी नहीं होती अगर अवाम इतने मुतहरिक हो तो। जरा कुछ मौसम ने भी अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी हैं, तो मौसम के सेगमेंट की तरफ चलते हैं और महकमा मौसमियात के दफ्तर पर लेकर जाते हैं मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को और वहाँ से आपको बताते हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान क्या होने जा रहा है। आपको बता देते हैं कि मौसम के अंदर ये जो इस दौरान में मुल्क के बेशतर इलाकों के अंदर मौसम गर्म रहेगा और खुश्क भी रहेगा। और जबकि इस्लामाबाद गिरदुनवा में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। और जो सिंध के साहिली इलाके हैं और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हैं वहाँ मतला जज़वी अबर आलूद रहने की। बिल्कुल, और बारिश के अगर इम्कानात की बात कर लें तो इम्कानात ना होने के बराबर हैं। दूसरी जानिब लेट्स टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। अच्छा, एक बात है, कल बहुत ज़्यादा शहर कायद के अंदर भी हमने देखा कि शदीद गर्मी की एक लहर थी। आज सवेरे जब मैं निकल कर आ रहा था तो बादलों की एक पूरी लेयर थी, सूरज को कवर किया हुआ था। मेरे ख्याल में अब मौसम के साथ साथ तो कुछ चलो बारिश ना भी हो लेकिन मौसम अच्छा हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। कराची जो है ना, महकमा मौसमियात को भी समझ में नहीं आता। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर आपके बड़े प्यारे और हमारे बड़े प्यारे अंजुम नज़ीर साहब बैठते हैं और वो यही कहते हैं कि कराची नहीं समझ में आता। कराची लेकिन फिर भी वो बड़ा जबरदस्त प्रेडिक्ट करते हैं, वो जैसे ही करते हैं प्रेडिक्ट ऐसा ही हो रहा होता है अक्सर। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए, बदलते मौसम में नमूनिया जो वायरस है वो भी आम होता जा रहा है। इतना प्यारा टॉपिक आपने उठाया और इससे बचाव भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौसम की जो तब्दीली है ना, इसके दौरान ख़ास एहतियात बरती जाए क्योंकि कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद जैसे बुज़ुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, तो ये वायरस का शिकार ज़रा जल्दी हो जाते हैं और ज़्यादा होते हैं। और नमूनिया जो है ना एक शदीद सांस की बीमारी है जो फेफड़ों की सोजिश का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बीमारी के बारे में ज़रा सा बता देते हैं। ये बीमारी आम तौर पर वायरस, बैक्टीरिया या फंगस की वजह से होती है। इसके नतीजे में मरीज़ को खांसी, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी और सीने में दर्द महसूस होता है। नमूनिया हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है ना, इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर हो, उन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा हो जाता है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं सेगमेंट के अंदर। इस सेगमेंट की खासियत ये है कि इसके अंदर आपको बताया जाता है कौन सी बीमारियां इस वक्त आ चुकी हैं, उसका इलाज क्या है। अगर बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है, इसलिए इसकी शनाख्त और इलाज बहुत ज़रूरी है।
अगर फौरी तौर पर इलाज ना कराया जाए ना अफशीन, नमूनिया जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये कोई आम बुखार नहीं है, ये नमूनिया जब अगर आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर आपने एहतियात नहीं की। और जैसे ही इसकी अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हाथ धोना, मास्क पहनना और रश वाली जगहों से जो है ना वहाँ से गुरेज करना चाहिए ताकि आपकी और लोगों की हिफाजत हो सके। और जो मौसम की तब्दीली है ना उसमें मुनासिब लिबास पहनना भी बीमारी से बचाव का एक अहम ज़रिया है। जैसे हमें चाहिए कि हम अपनी और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखें ताकि जो नमूनिया ख़तरनाक वायरस है उससे हम महफूज रह सकें। बिल्कुल, ऐसे नमूनों की फिक्र ना करें, नमूनिया की फिक्र कर लें, ये ज़्यादा जानलेवा होता है। और बिल्कुल ऐसी है कि अलामात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करें। आई एम टेलिंग यू अगेन अगेन कि अगर सिम्टम्स हैं तो फिर सेहतमंद रहने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम अपनाएं। अच्छा, आज टूरिज्म में हम आपको कौन सी जगह लेके जा रहे हैं? हम आपको लेके जा रहे हैं मस्जिद वज़ीर खान, जो कि लाहौर पाकिस्तान का, आपको मालूम है कि लाहौर जो है पाकिस्तान का दिल है और यहाँ पर बेशुमार आपने देखा तारीख के कीमती आसार मौजूद हैं। लाहौर है बिल्कुल, और यही जो तारीखी विरसे है ना वहाँ पर, तो उसमें एक बहुत खूबसूरत और मशहूर जगह है मस्जिद वज़ीर खान। बिल्कुल ऐसा ही, और ख़ास तौर पर ये सेगमेंट बनाया गया जेंजी के लिए क्योंकि जेंजी बड़ी खूबसूरत ब्रीड है। उसको पता होना चाहिए मस्जिद वज़ीर खान कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, कौन कौन से उसमें नक्श हैं, किस तरह से काम हुआ है और कौन कौन से गुंबद और मीनार हैं और क्या उसका नक्शा है। टीम बड़ी मेहनत से रिसर्च करती है, टीम बड़ी मेहनत से पैकेज बनाती है और टीम ही बड़ी मेहनत से उस पैकेज को चलाती है, उस रिपोर्ट को, और टीम ही बड़ी खूबसूरती से उसके वॉइस ओवर करती है। सो एक नज़र डालते हैं मस्जिद वज़ीर खान। लाहौर पाकिस्तान का दिल, जहां हर जगह तारीख के कीमती आसार मौजूद हैं। इसी तारीखी विरसे में एक बहुत खूबसूरत और मशहूर जगह है मस्जिद वज़ीर खान। फन तामीर का ये नादिर नमूना लाहौर की अजमत रिफ्ता का निशान है। ये मस्जिद अपने वक्त की बेहतरीन इमारतों में से एक है जो सदियों गुजारने के बावजूद आज भी खूबसूरत और मजबूत है। ये मस्जिद, जिसे तारीख में नवाब वज़ीर खान के नाम से जाना जाता है, 1067 हिजरी यानी 1634 ईस्वी में तामीर हुई। इस अजीमुशान मस्जिद और तामीर के नादिर नमूने के बानी का नाम हकीम अलीमुद्दीन अंसारी अल मशहूर नवाब वज़ीर खान है। हकीम साहब एक इंतहाई आलिम फाजिल और पढ़े लिखे इंसान थे। उन्हें फन्ने तिब में बड़ी महारत हासिल थी और इसके साथ साथ अरबी, फारसी और फलसफे पर भी गहरी नजर थी। फन्ने तिब ही के बाइस उनकी रसाई मुगल दरबार तक हुई और अहदे शाहजहानी में दीवान, बेओतात और नवाब वज़ीर खान जैसे अलकाबात हासिल किए। शाही खानदान के खानदानी तबीब होने के साथ साथ वो गवर्नर पंजाब के ओहदे तक भी पहुँचे। नवाब वज़ीर खान न सिर्फ शाहजहां के दरबार के मोतबर तबीब थे, बल्कि उन्होंने चिनियोट के करीब वजीराबाद नामी शहर भी बनाया। वो तामीरात के बहुत शौकीन थे और इसी वजह से उन्होंने लाहौर में कई शानदार इमारतें बनवाई, जिनमें मस्जिद वज़ीर खान भी शामिल। मस्जिद वज़ीर खान का फन तामीर मुगलिया दौर का खास नमूना है। इसमें ईरानी काशीकारी, चीनी कारी और पिचीकारी के हसीन रंग भी शामिल हैं। इस मस्जिद का रंग बहुत खूबसूरत और मुख्तलिफ है, जिसमें नीला रंग ज्यादा नजर आता है, लेकिन दीगर रंग भी खूबसूरती से भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। मस्जिद की मजबूती और फनकारी आज भी हर ईंट में नजर आती है। मस्जिद वज़ीर खान के अहाते में एक मुकद्दस मज़ार भी मौजूद है, जो हजरत मीरा बादशाह सैयद इसहाक गावज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का है। लोधी दौर की ये यादगार जगह अब भी अकीदत की नजर से देखी जाती है और नवाब वज़ीर खान ने इस मज़ार की हिफाजत का खास ख्याल रखा। अहदे बादशाही मस्जिद के बावजूद मस्जिद वज़ीर खान आज भी लाहौर की मरकजी तारीखी मसाजिद में से एक है। यहाँ हर साल हजारों सयाह और इबादत गुजार इसकी खूबसूरती और अजमत को देखने आते हैं। मस्जिद वज़ीर खान न सिर्फ लाहौर की शान है, बल्कि हमारे सकाफती विरसे की जिंदा यादगार है, जो हमें माजी की अजमत, फन की मेहनत और तारीख की गवाही देती है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और मस्जिद वज़ीर खान को आपने देखा, इसके तमाम नक्शो निगार देखे, क्या इसमें आर्किटेक्चर ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो रोज़ाना एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर फिर बताया जाता है आपको कि आज हम मुल्क के इस हिस्से में हैं, ये आसार क़दीमा है, आज उस हिस्से के अंदर है। कोशिश ये करती है पूरी टीम कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अजाइब हैं या फिर आसार क़दीमा है
वो आज की जनरेशन तक पहुंचाया जाए। और यहाँ से बैठे बैठे एनटीएन की पूरी टीम जो है वो लगी होती है कि आपकी तरबियत की जाए घरों में बैठकर या फिर सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो डिस्कस करना है। वो टॉपिक ये है कि हम ज़रूर बात तो करते हैं कि पुलिस को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पुलिस की नेग्लिजेंस है, पुलिस के अंदर डिसिप्लिन नहीं नज़र आ रहा आजकल, कहीं उनके यूनिफॉर्म्स में डिसिप्लिन नहीं है तो कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं, वो चीज़ मैं समझता हूँ कि डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। पुलिस के जवानों को मौत की नींद सुलाया जा रहा है टारगेटेड। और क्या है रिपोर्ट, किस तरह से हो रहा है, कौन इसके पीछे हैं और ये किस तरह से जानों का नजराना जो है वो मैं देखती हूँ कि पुलिस जो है अपनी जान पर खेल कर ना सिर्फ कौम और माशरे की हिफाजत करती है बल्कि अपनी जिम्मेदारी का भी भरपूर और कानून नाफिज करने वाले जितने इदारे हैं उनका साथ देती है। तो ये जो है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी पुलिस को। जाना कहीं नहीं, आज आपने एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस।